चैनल भाषा निकेतन में दोस्तों हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य वस्तुनिष्ठ इतिहास। सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे की जो पुस्तक है उससे हम आज पढ़ेंगे काल विभाजन और हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा, तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिएगा हम वीडियो शुरू करेंगे, और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर भी करें। तो चलिएगा देखते हैं साथियों। तो इसमें हमारा हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण पर देखते हैं। तो डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन, चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास रीत काव्य और तुलसीदास के अन्य परवर्ती, और आपका ये नमा है 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरीके से उन्होंने डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने काल विभाजन किया है। ठीक है, ये 700 से 1300 ईस्वी में जो चारण काल बताया है, फिर उन्होंने 11 भाग महारानी विक्टोरिया के शासन काल में हिंदुस्तान की बात कही गई है, तो अंग्रेजी शासन तक की ये बात है। तो जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया है। तो इतना याद रखना है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने। अब गियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों, कौन कौन से कवि हैं उसमें? पुष्य कवि, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल और अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि गियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने कवियों को रखा है? 9 कवियों को, और किन किन कवियों को रखा है ये आपके सामने अभी मैं पढ़ा। तो चलिएगा अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला बिंदु है आपका, गियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। कैसा काल विभाजन किया है? प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया गया है गियर्सन के द्वारा। गियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने लगभग 11 भागों इस तरीके से अभी हम पढ़े थे बांटा है। अब बात करते हैं हम मिश्र बंधुओं के आधार पर काल विभाजन। तो देखिए मिश्र बंधुओं ने 4 भागों में, क्यों 5 लगभग हैं, हाँ देखिए 5 भागों में मिश्र बंधु जी ने बांटा है। तो प्रारंभिक काल इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। देखिए पूर्व प्रारंभिक काल इन्होंने 700 से 1343 ईस्वी और उत्तर आरंभिक काल आपका 1344 से 1444 विक्रम संवत, सॉरी ईस्वी नहीं विक्रम संवत। और आपका माध्यमिक काल है, पूर्व माध्यमिक काल आपका 1445 से 1560 विक्रमी संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक काल है आपका 1561 से 1680 विक्रमी संवत। अब चलिए अगला इन्होंने देखिए प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल, इन्होंने तीसरा जो काल विभाजन किया उसको अलंकृत काल कहा। तो उन्होंने पहले को कहा है पूर्वालंकृत काल जो 1621 से 1790 विक्रमी संवत है, और उत्तरालंकृत काल जो 1791 से 1889 विक्रमी संवत है। अब इन्होंने चौथा जो कहा है इसको परिवर्तन काल, इसको हम कह सकते हैं परिवर्तन काल, और जो है 1890 से आपका 1924 विक्रमी संवत। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्तमान काल। इन्होंने आखिरी जो काल का विभाजन वो आपका है वर्तमान काल। ठीक है, तो जो है 1926 से अब तक जो चलता आ रहा है वो वर्तमान काल है। अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन, जो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं मान्य है। इन्होंने आदिकाल, वीरगाथा काल मतलब 1050 संवत 1375, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल संवत 1375 से 1700, और उत्तर मध्यकाल जिसे रीतकाल कहा संवत 1700 से 1900, और आधुनिक काल गद्य काल जिसे कहा गया संवत 1900 से 1984। इस तरीके से उन्होंने 4 भागों में आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन से। तो इन्होंने 5 वर्गों में बांटा है, संधिकाल, चारण काल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। अब देखिएगा इसमें 5 भागों में संधिकाल को इन्होंने संवत 750 से 1000 विक्रम
और चारण काल संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत, और भक्ति काल संवत 1375 से 1700 विक्रमी, और रीति काल संवत 1700 से 1900 विक्रमी, और आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक जो चला है। तो 5 भागों में आपका राम कुमार वर्मा जी ने बांटा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपके 4 भागों में बांटा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार काल विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो जो आदिकाल है वो सन 1184 से 1350, पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी, और उत्तर मध्यकाल आपका सन 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल सन 1857 से अब तक है। ठीक है, अब नगेंद्र जी के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा संपादित ग्रंथ आपका हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, उसके अनुसार काल विभाजन क्या है वो समझते हैं। देखिए, उन्होंने भी 4 भागों में विभाजित किया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। देखिए, इन्होंने आधुनिक काल को 4 विभागों में विभक्त किया है, उसके बाद और भी अन्य इसके भेद हैं, वो भी हम पढ़ लेंगे। चलिए, देखिए, आदिकाल को 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना है, और भक्तिकाल को 14वीं सदी के मध्य से आपका 17वीं सदी के मध्य तक माना है, और रीतिकाल को आपका 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य माना है, और आधुनिक काल को आपका 19वीं सदी के मध्य से अब तक माना है। इन्होंने आदिकाल को देखो पुनर्जागरण काल, भारतेंद्र काल 1857 से 1920 ईस्वी, और जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल को कहा इन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी, और छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी, और छायावाद उत्तर काल इन्होंने चौथा माना है। ठीक है साथियों, जो आपका छायावाद उत्तर काल है। अब इसमें भी उन्होंने अन्य भेद दिए, जैसे प्रगति या प्रयोग काल आपका 1938 से आपका 1953, और नवलेखन काल आपका 1953 से अब तक माना है। ठीक है, इस तरीके से आपका डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य, अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में काल विभाजन किया। चलिए, अब हम बात करेंगे डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार काल विभाजन। तो आपका इन्होंने इस तरीके से हम समझ सकते हैं, अपभ्रंश काल, भक्ति काल और रीतिकाल और आधुनिक काल इन्होंने लगभग कहें तो 4 भागों में बांटा है। देखिए, अपभ्रंश काल और भक्ति काल का उन्होंने 1400 से 1650 रखा है सन, और रीतिकाल सन 1650 से 1857, और आधुनिक काल सन 1857 से अब तक। अब देखिए, आदिकाल के नामकरण की बात हम करते हैं, इसमें कौन से काल को किसने कहा है। देखिए, चारण काल आदिकाल को जॉर्ज गियर्सन जी ने कहा है। चारण आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्रबंधु ने कहा है। बीजप्पन काल आदिकाल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहा है, और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, और आदिकाल को वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, और आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, और आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, और आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा है। इतना आप याद करेंगे। अब देखिए, रीतकाल की बात करेंगे कि रीतकाल के नामकरण की बात कैसे हुई है। तो देखिए, रीतकाल का नामकरण रीत काव्य जॉर्ज गियर्सन कहते हैं, और अलंकृत काल रीतकाल को मिश्रबंधु कहते हैं। रीतकाल को रीतकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, और रीतकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं, और रीतकाल को कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन। चलिए देखिए, पृष्ठभूमि इसमें अवहट्ट काल से है। उन्मेष काल उन्होंने भाषा, ब्रजबोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली एवं अवधि काल रखा। पूर्व भाग ब्रजभाषा अवधि काल, ठीक है, और उत्तर भाग आपका खड़ी बोली काल। अब हम बात करेंगे आदिकाल से संबंधित जो आपकी पूर्व पीढ़ी का आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में कुछ बातें हैं, उनको हम प्रमुख कथनों को यहाँ समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, आपका पहला है, प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से ही, देखिए पाली को प्रथम प्राकृत और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहा जाता है।
अब देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1350 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अब हम देखिए बात करेंगे अगला, अगला जो बिंदु है कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं के सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। ठीक है साथियों, चलिए अगला बिंदु देखते हैं हम। अगला बिंदु है कि अभ्रंश नाम पहल बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख पे मिलता है। अभ्रंश का नाम पहल सबसे बल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत ताकत और अभ्रंश तीनों का कवि कहा है। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। ठीक है, और पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अगला बिंदु है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, ये आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपके कुछ कथन हैं, वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां क्या हैं। देखिए, जो जिण शासन भाष्यऊ सो भई कहऊ सार, जो पालई सई भाव करी सो सरि पावऊ पावई पार। ये देवसेन श्रावकाचार्य पुस्तक जो है उसकी रचना है। पंड्य सालसत बखाणई देघई रुद्ध वसंत न जाड़ई, अमणा गमन अणतेन बिखंडई तो बी अणलज्जई भणई हूँ पंडे। तो ये सरहपा की पंक्तियां हैं। और जही मन पवन न संचरई रवि सस नाही पबेर, तही बत चित्त विसाम करो सरेह कहिय उबेश। ये भी आपकी सरहपा की पंक्तियां हैं। अगला घोर आधारे चंदमणि जिम उज्जौ करे, परम महासुहु एशु कणे दुरई अशेष हरे। ये भी सरहपा की है। ठीक है साथियों, ये पंक्तियां जो हैं ये आपके इन कवियों की हैं। और का तौवर पंच बिडाल भाव न होई अभावड़ जाई, ये आपके दोनों पंक्तियां लुईपा की हैं। अगला है सहजे थर कर बारुणी शाद, विरूपा की हैं। एक कण किज्जई मंत्र न तंत कन्नापा की हैं। हालो डोबी तो पूछमी सद्भावे, सदगुरु पा पै जायब पुनु जड़ौरा कन्हपा की हैं। और भल्ला हुआ जो मारिया हेमचंद्र की है। पिया संगम कठ निदड़ी हेमचंद्र की हैं। गंगा जमुना माझे बही रे नाई डोम्बिपा की हैं। और नगर बाहिरे ढोवी तोहरी कुड़िया छई छोई जई सो भाई नाड़िया कन्नपा की है। तो साथियों देखते हैं और कौन कौन सी पंक्तियां हैं। तो और है इसमें जिम लोड़ बिल्लजई पाने ही तिमि धरणी लई चित, ये है कन्नपा की। देश बैना सब जन मिठा ते तैसन जमाऊ अवहट्ठा, विद्यापति की है। हिंदू बोले दुरही निकार छोटे तरुका भवकी मार, ये विद्यापति की है। और मनहु कला सस भान कला 1600 बन्यई, और बिगसी कमल स्निग भिरमर बेनु खंजन मृग लुट्टई पृथ्वीराज रासो से है। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी पंक्तियां हैं कुछ। इसमें बज्य घोर निशान रान चौहान जहादिस पृथ्वीराज रासो से है। और उट्टिया राज पृथ्वीराज बाग मनो लग वीर नट, ये पृथ्वीराज रासो से है। और 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, और बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, ये जगनिक की हैं। और एक थाल मोती से भरा अमीर खुशरो, और एक नार से अचरज किया अमीर खुशरो। और गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, मेरा जोबना नबेलरा भयो है गुलाल, ये दोनों अमीर खुशरो की हैं। और जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां, है ना, ये आपकी किसकी अमीर खुशरो की हैं। और सरस बसंत समय भल पावल विद्यापति पदावली से हैं। और देखते हैं आपकी ये भी काल कहले पिया सांझ हिरे जाइब,
मई मारु देश, ये भी आपकी विद्यापति की पंक्तियां हैं। चलिए देखते हैं ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, प्राकृत भाष हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी। कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, पहली पुरानी अपभ्रंश का और दूसरा आपका बोलचाल की देसी भाषा का। गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ठीक है, गाहा या गाथा कहो तो प्राकृत। दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि विक्रमी तीसरी सदी से नाट्यशास्त्र में अपभ्रंश का नाम न देकर लोक भाषा या देश भाषा कहा है। चलिए और देखते हैं। अब भरत मुनि ने अपभ्रंश को देकर लोक भाषा कहा। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी की रचना विक्रमी की 7वीं सदी से होने का लगा। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था, ठीक है। अब देखिए 84 सिद्ध हैं इसमें, तो सभी याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें लोईपा है, कायस्थ, लीलापा, विरूपा, डोंबेपा, क्षत्रिय, सवरपा, सरहपा, छठे हैं देखिए ब्राह्मण थे, और कंकालीपा शूद्र थे, मीनपा मछुआ थे। तो इस तरीके से ये बहुत सारे हैं। तो इसमें पहले तो लोईपा दिखा रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण देखिए ये सभी हैं, डोंबेपा भी हैं जो क्षत्रिय थे, सवरपा क्षत्रिय थे, सरहपा ब्राह्मण थे। उसी तरीके से देखिएगा, और आपका ये जो 84 में हैं वो आपके भलीपा थे, वो ब्राह्मण थे। देखिए पा जो या पा या पाद जो ये हम कह सकते हैं जिसमें प्रत्यय जैसा कुछ प्रयोग किया है, वो ये सभी 84 सिद्धों के लिए किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। अब इसमें सिद्धों में सबसे पुराने सरोज वज्र भी नाम है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ है, और महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वरत्व। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। अब गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है, याद रखना है। गोरखनाथ का नाथ पंथ जो है मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। अब गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में विशेषकर राजपूताने और पंजाब में किया है, देखिएगा। और आपका नाथों की संख्या 9 माना गया है, और लोग इन्हें नवनाथ भी कहते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में इनका नाम निम्न क्रम में बताया गया है: नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। तो साथियों ये कुछ आपके नाथ थे 9। साथियों अब हम अपभ्रंश साहित्य से लेकर कुछ जो कथन और बिंदु रहेंगे वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।